So today we are going to start the last part of SOGA और next week I think इसका टेस्ट है. Unit 4 talks about unpaid seller. जैसा कि नाम बताता है, अनपेड सेलर का मतलब क्या? एक ऐसा सेलर, देखो ये रो रहा है, ये रो क्यों रहा है? क्योंकि इसको इसका पैसा नहीं मिला. हो सकता है इसको 100 मिलने का था, कुछ भी नहीं मिला, 0 मिला, तो ये अनपेड सेलर कहलाएगा? यस. मेरे मन में एक सवाल उठा कि मानिए भैया 100 रुपया मिलने का था, 70 मिल गया है, 30 नहीं मिला अभी तक, ठीक है, तो क्या ये अनपेड सेलर कहलाएगा? लॉ बोलता है, लॉ का भाषा देखना पड़ेगा यहाँ पे. लॉ का क्या कहना है इसमें कि द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड. पूरा पेमेंट नहीं मिला हो वो अनपेड सेलर. पूरा पेमेंट मिला क्या यहाँ पे? नहीं ना मिला, तो ये भी अनपेड सेलर कहलाएगा. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, ये बंदा को 100 रुपया मिलने का था एंड बायर ना ट्राई किया पे करने का, सेलर को कॉल कर रहा, उससे यूपीआई आईडी मांग रहा, बोल रहा कैसे पे करे, सेलर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्या अभी अनपेड सेलर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा. क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यार बायर तो ट्राई किया ना. अच्छा ट्राई को और क्या बोलते हैं लीगल भाषा में? जब हम परफॉर्मेंस ट्राई करते हैं और वो परफॉर्मेंस पूरा नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? टेंडर टू परफॉर्म. उसी तरीके से यहाँ पे टेंडर किया गया ना, टेंडर्ड परफॉर्मेंस था ना बायर के तरफ से. अब अगर सेलर नहीं बता रहा तो बायर का कोई गलती है? नहीं है. तो हम लोग अब क्या सीखें? होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड, जिसको पूरा पैसा नहीं मिला हो, या फिर पेड तो छोड़ो, कोशिश किया हो कम से कम पे करने का, कोशिश भी नहीं किया है, तब तुमको अनपेड सेलर बोला जाएगा. एंड सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस. यहां पर जब सेलर को पैसा नहीं मिलता है तो सेलर बायर से क्या बोलेगा? मेरा सामान वापस करो. सेलर उस सामान को वापस लेके कुछ करेगा क्या? वो क्या चीज के लिए केस करता है? सीधे कि भाई मेरे को मेरा पैसा दे दो. क्लियर है? अच्छा हम लोग किसी सेलर को पेमेंट कैसे करते हैं? कैश में. अच्छा यूपीआई आईडी स्कैन करके भी पे कर सकते हैं. और कैसे पे कर सकते हैं हम? चेक से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, और एक प्रॉमिसरी नोट होता है, ऐसा ही होता है. ये सब तरीके से पे कर सकते हैं. तो ये चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इसको बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अगर तुम लोग का एग्जाम अभी नहीं निकलेगा तो अगली बार तुम लोग को ये भी पूरा पढ़ना पड़ेगा. इसका एक्ट है, बट भले ही हम लोग का सिलेबस में नहीं है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? 3 चीज, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड प्रॉमिसरी नोट. ठीक है, बीपीसी, बीसीपी, कुछ भी बोलो, ये 3 चीज बेसिकली होता है. तो यार इसमें क्या होता है? मानो हम एक सेलर है, तुम लोग एक बायर है, तुम लोग मेरे को चेक देगा, तो उस चेक क्या पक्का है मेरे को चेक से पैसा मिलेगा? वो तो कंडीशन है, उसका अकाउंट में पैसा होगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, नहीं तो क्या होगा? चेक बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा. तो लॉ बोलता है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टाइप का कंडीशनल पेमेंट होता है. और सेलर, अनपेड सेलर कब कहलाएगा? अगर ये वाला कंडीशन जो है वो फुलफिल ना हो. कंडीशन क्या है? पैसा मिलना. अगर पैसा मिल गया तो मेरा चेक क्लियर हो गया. अगर पैसा नहीं मिला तो मेरा चेक क्या हो गया? बाउंस या फिर डिसऑनर हो गया. देखो लिखा है डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सिंपल भाषा में, अगर एक बंदा, एक सेलर को चेक मिला है और वो डिसऑनर हो गया, या फिर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला और वो डिसऑनर हो गया, तो वो बंदा क्या कहलाने लगता है? अनपेड सेलर. देखो लॉ है, लॉ को तो प्रेसाइज होना होगा. लॉ अगर ये पॉइंट यहाँ पे छोड़ देगा कि नहीं नहीं चेक वाला पॉइंट छोड़ दो, वो मत लिखो, तो कोर्ट में तो हम इसका मजा ले लेंगे. हम बायर हैं, मेरा चेक डिसऑनर हो गया, अनपेड सेलर मेरे पे केस किया, हम बोलेंगे सर लॉ में कहाँ लिखा है चेक डिसऑनर होने पे अनपेड सेलर होता है? तो लॉ बोल सकता है ना कि 45 का 1 का बी में देख लो लिखा हुआ है. क्लियर है ये कहानी सबको?
ओके, अब बढ़ते हैं आगे। मानिए भैया एक बंदा अनपेड सेलर है, तो ये बेचारा मासूम इंसान जो रो रहा है ये क्या करेगा? बताओ, तुम लोग को अगर तुम लोग किसी को माल बेचा और तुम लोग को वो पैसा नहीं दिया, तुम लोग क्या करेगा? केस करेंगे। क्या चीज़ के लिए केस करेगा? पैसा मांगेगा उससे। मनी मन में बोल रहा है भैया उसको तो समझा देंगे हम फ़ोन करके फिर। बट लीगली अपन क्या कर सकते हैं? 3 काम। पहला, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। मानो वो मेरे से मानो बाइक का कोई सामान खरीदा, वो पैसा दिया नहीं है और वो सामान मेरे पास ही पड़ा है। उस सामान का पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास या बायर के पास? सेलर के पास। सेलर उसको देगा ही नहीं, जब्त कर लेगा। क्या कर लेगा? जब्त। इसका मतलब सबको पता है, वो मेरा सामान हो गया। कैसे शेयर अपन फोरफीट कर लेते थे, याद आ रहा है? तो यहां पे भी लियन का मतलब वो सामान मेरा है, जब तक पैसा नहीं देगा तुमको हम सामान नहीं देंगे। अच्छा, मानो वो सामान मेरे पास नहीं है, वो सामान को हम बस में चढ़ा दिए और राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व किए थे, याद है? अगर ट्रेन और शिप में चढ़ाएंगे तो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं करना है, लेकिन अगर बस में चढ़ाएंगे तो करना पड़ेगा, टेम्पो में चढ़ाएंगे तो करना पड़ेगा। तो हम राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखें। क्या मेरे पास वो हाथ में सामान है? नहीं। तो क्या हम लियन लगा सकते हैं? नहीं। वो सामान कहाँ पे है? रास्ता में है। बोलेंगे वो कहाँ है? इन ट्रांजिट। और अब हम क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे उसको इन ट्रांजिट, यानी कि फ़ोन करके बोलेंगे हाँ ड्राइवर वापस आ जाओ, मत जाना वहाँ। बट स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ एक सिचुएशन में लगता है। कब? जब इंसॉल्वेंसी होगा। अगर हमको पता चला कि ये बंदा बाकियों को भी पेमेंट नहीं कर रहा और इसका दिवाला निकल गया है, तभी हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाएंगे, नहीं तो हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगाएंगे। अगर हमको पता चल गया कि वो पैसा देने का इरादा में नहीं है, ड्राइवर को वापस बुला लेंगे, ठीक है। बाकी लियन के लिए ऐसे कोई कंडीशन है क्या? नहीं। लियन में पैसा नहीं मिला, सामान जब्त कर लेंगे, मेरे पास है तो। मेरे पास नहीं है तो रास्ता में है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाएंगे सिर्फ इंसॉल्वेंसी के केस में। अच्छा, मानो मेरे पास सामान वापस आ गया, अब हम उसका अचार डालें? हमको तो उसको कैश में कन्वर्ट करना है। क्या करें उसको? हम रीसेल कर देंगे। हम वेट करेंगे क्या ये पैसा देगा तब हम उसको बेचेंगे? नहीं, हमको रीसेल करने का हक है। क्या ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर है? तीनों के बारे में डिटेल में भी बात होगा अभी के लिए देखो, अगर अनपेड सेलर है तो लियन लगेगा, या फिर इंसॉल्वेंसी के केस में स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी हो सकता है, या फिर राइट ऑफ रीसेल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो एक बात को समझो। एक बंदा अनपेड सेलर अगर होता है तो उसको लॉ क्या दे रहा है? लॉ उसको रेमेडी दे रहा है, कह सकते हैं, ठीक है। कैसा रेमेडी दे रहा है? रेमेडी मतलब उपाय, सल्यूशन। लॉ बोला देख भाई, तेरा एक हक तो है, राइट अगेंस्ट गुड्स, कि तेरा माल है, तेरा माल के लिए तेरे को पैसा नहीं मिला और तेरा माल तेरे पास है, ठीक है, तेरा माल तेरे हाथ में है या फिर रास्ता में है, तो हम लोग लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाए थे। लेकिन मानो मेरे माल मेरे पास नहीं है, बायर उसको घर ले गया, यूज करने लगा, तो अब मेरे को राइट अगेंस्ट क्या मिलेगा? क्या हम माल के ऊपर केस कर सकते हैं कि मेरा माल मेरे को वापस करो? हम क्या बोल सकते हैं? ए बायर, तेरे पास, हम तेरे पर केस करेंगे। अब अभी तक मेरे को लॉ बोला कि सामान जब्त कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए केस करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा के पास माल पहुंच गया, हम कैसे जब्त करें? मारपीट करके छीने उससे? क्या करें? हम उस राइट अगेंस्ट बायर मिलेगा कुछ, बायर के ऊपर केस करके हम दाम ले लेंगे उस चीज का। समझ आ रहा है बात? तो दो हक मिलता है अनपेड सेलर को, एक अगेंस्ट द गुड्स, एक अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स का क्या सीन है?
वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, अगर ओनरशिप बायर के पास चला गया है, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड इन द बायर, जब ओनरशिप बायर के पास नहीं गया। दोनों केस के बारे में बताया। पहला केस कि यार देखो सेलर लियन कब लगाएगा, लियन के लिए ओनरशिप मतलब नहीं है। मानो तुम मेरे से बाइक खरीदा और बाइक तेरे नाम पर हो गया, उसका ओनर कौन? तुम। याद है ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है? हम लोग का इरादा से, मात्र हम लोग का इरादा से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहां पर लियन के लिए बोला ओनरशिप से मतलब ही नहीं है, पोजेशन से मतलब है। वो माल किसके पास पड़ा है, भले ही वो बाइक तेरे नाम पर चल गया, तुम पैसा नहीं देगा ना हमको, हम बाइक अभी भी जब्त कर सकते हैं। तुम बोलेगा भैया नाम पे तो मेरा हो गया है, ओनर तो हम हैं। लॉ बोलता है देख पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास है, सेलर जब्त कर सकता है। क्लियर? और यहां पे बोला गया रिटेन कर रहा है वो पोजीशन। माल इससे अलग हुआ था? नहीं, मेरे पास था, मेरे ही पास रह गया, इसको बोलते हैं रिटेन करना। हम लोग क्लास में कभी जब टॉप करते हैं तो वो पोजीशन को रिटेन करना पड़ता है ना। और मानो टॉप किए और फिर सेकंड पोजीशन पे आ गए, अब रिटेन करेंगे या रिगेन करेंगे? रिगेन करेंगे। दोनों शब्द का अंतर पता चल रहा है? रिटेन मतलब जहां पर था वहीं पे रहेगा, रिगेन मतलब वहां से हट गया है और वापस वहीं पे जाना है। ठीक है, तो अभी आगे रिगेन वर्ड भी मिलेगा। तीन बात बोला कि देखो यार सेलर, तुम अनपेड सेलर है हम मानते हैं, लेकिन लॉ में हमको लिखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब तुम माल पे लियन लगा सकता है। लियन मतलब जब्त कर सकता है। पहला, तुम माल बेचा था लेकिन उधार का कोई बात नहीं हुआ था, उधार का कोई शर्त नहीं था। आज हम तुमको माल बेचे और तुम माल लेके घर जा रहा है, तुम मेरा उधार का बात ही नहीं हुआ, तो हम कौन हो गए? अनपेड सेलर हो गए। तो यहां पे विथआउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, इसका मतलब उधार का, स्टिपुलेशन मतलब शर्त, क्रेडिट मतलब उधार। लिख लो, तुम लोग बाद में फंसेगा। शर्त उधार, स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट का मतलब उधार का कोई शर्त नहीं था। ठीक है। सेकंड केस, मानो हम उधार पे तो बेचे थे, 7 दिन का उधार पे हम माल बेचे, आज 15 दिन हो गया, क्या अब हम लियन लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? तो लियन तो लगा सकते हैं ना, जब्त तो कर सकते हैं सामान। वही ना हम पूछे कि अगर क्रेडिट पे बेचा गया था, उधार पे बेचा गया था, लेकिन वो टर्म, वो टाइम ही एक्सपायर हो गया, तो क्या अब हम उसका वेट करेंगे? वो हमको जब पैसा देगा हम तो उसको जवान दे दिए? नहीं, वक्त था, वक्त पार हो गया, तुम लियन लगा दो, जब्त कर लो माल, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? और तीसरा, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, अब भी उसको माल देना समझदारी वाला बात है। हम जान रहे वो पैसा नहीं देने वाला, उसका दिवाला निकल गया, फिर भी उसको माल दे दें? नहीं ना। तो ये तीन सिचुएशन में हम लोग वो सामान, हम लोग के पास वो सामान हम लोग का गोदाउन में रखा हुआ है, हम लोग उसको जब्त कर लेंगे, देंगे ही नहीं। कब? पहला, शर्त का बात ही नहीं था, देयर वाज, सॉरी, शर्त का कोई उधार का शर्त ही नहीं था, देयर वाज नो स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। दूसरा, देयर वाज स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, शर्त था उधार में बेचने का, बट द टर्म हैज एक्सपायर्ड, वो टाइम ही पार हो गया, उधार का वक्त बीत गया। और तीसरा, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अच्छा, एक बात बताए थे तुम लोग को कि अगर तुम लोग बायर है और तुम लोग के पास 10 ट्रक आने वाला है माल, तुम पहला ट्रक एक्सेप्ट कर लिया, इसका क्या मतलब है? बाकी 9 ट्रक भी तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट द रेस्ट ऑफ द गुड्स इफ यू हैव एक्सेप्टेड एनी पार्ट ऑफ द डिलीवरी। अच्छा, एक सेलर के नज़र से सोचो, हम 10 ट्रक भेजने वाले थे, एक ट्रक भेजे और तुम पैसा नहीं दिया, क्या हम 9 ट्रक और भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। तो यहां बोला कि सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी, तो यार यहाँ पे वो राइट ऑफ लियन बाकी में लगा सकता है। लॉ बोल दिया हाँ लगा सकता है, पार्ट डिलीवरी के केस में रिमाइंडर सामान जो है, बचा हुआ सामान जो है, उस पे लियन लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या ये क्लियर है पॉइंट? यस। भैया मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि ये लियन खत्म होगा कभी?
क्या ये लियन पर रोक लगाया जा सकता है? हम लोग को हक मिला, हम लोग सामान को जब्त कर सकते हैं। ये हक खत्म कब होगा? मानो तुम किसी कैरियर को, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्ट वाला बंदा, टेम्पो वाला, बस वाला, इसको माल पहुंचा दिया और राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं किया, क्या वो ड्राइवर तुम्हारा सुनेगा? जिसको राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं पता, लास्ट क्लास देखना पड़ेगा उसको। क्या वो ड्राइवर इस बात को सुनेगा? वो बोलेगा सर आपको रिजर्व करना चाहिए था ना राइट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, वो बंदा अगर ट्रेन या बस वाला, ट्रेन या शिप वाला होगा तो वो सुनेगा ना, क्योंकि वहां पे क्या है? ऑलरेडी रिजर्व्ड है। और लॉ का भाषा में क्या बोलते हैं? इट इज प्राइमा फेसी डीम्ड दैट द राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। याद आ रहा है? वही बात है। तो बोल दिया कि देख भाई, तुम लियन कब नहीं लगा सकता? अगर तुम किसी कैरियर पे माल पहुंचा दिया है एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, और बायर जो तुम है वो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं किया, तो ड्राइवर तेरा नहीं सुनेगा, तुम सामान को जब्त नहीं कर सकता है। क्लियर? अच्छा, दूसरा, बायर केस करके केस जीत गया और लॉफुली तुमसे पोजीशन ले लिया, क्या अभी भी तुम ये वाला लॉ को दिखाएगा कि नहीं नहीं हम लियन लगाएंगे? वो तुम पर केस किया, केस जीता और तुमसे सामान ले लिया, अभी भी तुम उस पर जब्त कर सकता है? नहीं, तुम केस हार चुका है, तो कैसे जब्त कर सकता है? और तीसरा, बाय वेवर देयर ऑफ, तुम जब्त कर लिया था, वो तेरे पास आया, तेरे पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे को मेरा सामान दे दो, तो तुम क्या करेगा? माफ कर देगा उसको, वेव कर देगा। तो तुम वेव कर दिया अपना हक, तुम बोला ठीक है हम जब्त नहीं करेंगे लेकिन माल हमको 10 दिन बाद दे देना। अब सोचो वो माल लेकर चला गया है, ठीक है, तुम अब उसका जाके जब्त कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? यहां खाली रिटेन पोजीशन होता है ना, तो नहीं कर सकते, मेरे पास ही होना चाहिए था। हम वेव कर दिए, मेरा नुकसान। तो ये जो सिचुएशन है यहां पे लियन नहीं लगेगा। लिख लो, लिख लो, हम इसीलिए लिखे हैं, ये सिचुएशंस में लियन नहीं लगेगा। अच्छा, मानो कोर्ट ऑर्डर दिया, तुम ना किसी का सामान जब्त करके रखा है, वो तुम पर केस किया कि अरे अरे ये जो है ना सेलर मेरा सामान जब्त करके रखा है। तुमको कोर्ट ऑर्डर देता है कि भाई सेलर तुम बायर से पैसा ले सकता है। तुमको क्या मिला? डिक्री फॉर प्राइस, पैसा लेने का ऑर्डर। कोर्ट ये बोला सामान दे दो, कोर्ट बोला ये लाइन अभी तक। अगर हमको डिक्री फॉर प्राइस मिला, पैसा लेने का हक मिला है, तो क्या मेरा लियन खो गया? लियन अब हम जब्त नहीं कर सकते हैं, अभी भी हम जब्त करके रखेंगे। कोर्ट मना कर रहा है जब्त करने के लिए, कोर्ट तो उल्टा तुमको पावर दे रखे, हाँ पैसा लो इससे। तो क्वेश्चन आएगा कि डिक्री फॉर प्राइस मिला है तो बायर बोल रहा है कि अब सामान उसको मिल जाना चाहिए। क्या बायर सही बोल रहा है? बायर गलत बोल रहा है, बायर गलत बोल रहा है। कोर्ट बोला है पैसा दो, कोर्ट ये नहीं बोला कि सामान वापस करो, सामान का हक अभी भी मेरे पास है। अनपेड सेलर ऑफ गुड्स डज नॉट लूज हिज राइट ऑफ लियन इफ दे रिसीव अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। क्या ये पॉइंट्स याद रहेगा? ये है सेलर, ये है बायर और ये है कोर्ट का जज। सेलर लियन लगा चुका, सामान जब्त कर चुका है, उसके बाद बायर कोर्ट गया, बोला जज साहब देखिए ना ये मेरा सामान जब्त कर लिया। जज साहब बोले क्यों? बोला क्योंकि हम इसको पैसा नहीं दिए थे। तो जज साहब एक ऑर्डर पास किए, ऑर्डर को अच्छा लैंग्वेज में बोलते हैं डिक्री। वो ऑर्डर ऑफ प्राइस यानी कि डिक्री ऑफ प्राइस पास किए कि अरे बी तुम ना एस को उसका पैसा दो। क्या जज साहब ये बोले कि राइट ऑफ लियन मेरा छिना रहा है, मेरे को सामान वापस करना है? नहीं बोले ना। तो क्या हम सामान वापस करेंगे? क्या मेरा लियन छिनाएगा? नहीं छिनाएगा। अरे ये लाइन थोड़ी बोल रहा है कि हमको उसको सामान वापस करना होगा, ये लाइन तो बोल रहा है कि वो हमको पैसा देगा। ये तो उसका डिसएडवांटेज में, तो ये गधा है कि हम सामान मांग रहा आके। क्लियर हो रहा है बात? समझ आ रहा है सब कुछ? नहीं, जब पैसा देगा तब दे देगा। ये ऑर्डर दिया कि पैसा पे करो, चलो बी क्यों केस किया कि मेरे को मेरा सामान नहीं दे रहा है, तो जज साहब क्या बोले कि पैसा दे दो सामान मिल जाएगा, बस ये बात हुआ।
अब बायर गलत समझा, बायर बोला कि देखो जज साहब बोले ना पैसा दे दो, तो हम पैसा दे देंगे लेकिन मेरा सामान दो। तो हम लोग बोलेंगे देखो भाई तुमको डिग्री ऑफ प्राइस मिला है, तुमको पैसा देना पड़ेगा तभी तुमको सामान मिलेगा। जज साहब ये नहीं बोले कि हमको जब्त किया हुआ सामान छोड़ना होगा। समझ आ रहा है ना बात? ओके। हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, गुड और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में आएंगे, इस बारे में और भी चीज़ सीखेंगे, ठीक है? थोड़ा ठंड रख, थोड़ी देर में पता चलेगा। ये पॉइंट को हम बुक में स्टार मार्क नहीं किए, तुम लोग कर लो। टर्मिनेशन ऑफ लियन, ये क्वेश्चन सीधा 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का सवाल, ठीक है? पहला, व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स टू द कैरियर, ये वाला बात हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अगर हम कैरियर को माल पहुंचाएं, रिजर्व नहीं किए थे, राइट, अब हम जाके बोल सकते हैं ड्राइवर मेरा माल वापस ला दे? नहीं बोल सकते। दूसरा, मेरे पर केस करके वो लोग केस जीत लिया, वो या फिर उसका एजेंट। तीसरा, हम वेव कर दिए। चौथा एक नया यहाँ पे आया, स्टॉपल, ठीक है? अगर हम एक सेलर हैं, ठीक है, एंड हम ये दिखला रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को कि अरे हम इसका सामान जब्त किए ही नहीं है, ठीक है, हम झूठ बोल रहे हैं, तो अब हम झूठ बोल दिए तो हमको क्या करना होगा? जबान का वादा निभाना होगा, हमको उसको माल देना होगा। अगर हम बोल रहे जब्त नहीं किए, मानो तुम लोग खड़ा है, तुम लोग के सामने बोले इसका, तुम लोग बोल रहे भैया आप इसका सामान क्यों जब्त किए? हम बोले कहाँ किए हैं जब्त? वो तुरंत मेरा रूम में घुसेगा, सामान उठाएगा और घर जा सकता है, क्योंकि बाय स्टॉपल हम झूठ बोल दिए, ठीक है? समझ गया बात को? अच्छा, एक एक्सेप्शन है, अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हैविंग अ लियन डज नॉट लूज इट। अच्छा, ये वाला तो बात हो गया, छोड़ो, क्लियर है? अब एक बात बताओ, ए अपना गाड़ी बी को भेजा 1 लाख रुपया में और वो रेलवे को माल दे दिया, ठीक है? रेलवे रिसीट बी का नाम पे हो चुका है और हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं किए थे, क्या अब मेरे को माल वापस मिलेगा? लेकिन मेरे मन में एक डाउट आता है ये एग्जाम्पल देख के कि ऊपर हम लोग को पढ़ाया कि ट्रेन और शिप में ये अज्यूम कर लिया जाता है कि राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व्ड है, तो फिर क्यों इंस्टीट्यूट ऐसा आंसर लिखता है कि नहीं मिलेगा? है ना, यहाँ इंस्टीट्यूट गलती कर रहा है। ऊपर क्या सिखाया कि अगर तुम एक सेलर है और किसी को माल दे रहा है तो उसको ये लाइन बोल देना, हम राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर रहे हैं। अब जब तक बायर ड्राइवर को पैसा नहीं मिलेगा, ड्राइवर तेरा बात सुनेगा, वहां जाएगा, ड्राइवर माल देगा, ड्राइवर को पैसा मिलेगा तभी माल उतरेगा, नहीं तो ड्राइवर वापस माल ले आएगा। लेकिन ये लाइन बोलने पर, अगर ये लाइन नहीं बोले तो जैसे ही माल ड्राइवर को दिए, ड्राइवर किससे बात करेगा? बायर से। वो सुनेगा सेलर का? नहीं सुनेगा। हाँ, ये लाइन बोलना पड़ेगा। फिर हम लोग पढ़े कि अच्छा ट्रेन और शिप का केस में प्राइमा फेसी डीम्ड है, पहली नजर में माना जाता है कि ये लोग को राइट रिजर्व्ड है। ये बात पढ़े हम लोग, तुम लोग देखा था इंग्लिश पढ़ के। तो यहां पर ट्रेन है, क्यों ये लोग ट्रेन में डीम्ड नहीं माना? प्रॉब्लम वाला बात है ना ये, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट है, वो तो अपना ही सुनेगा, है ना? चलो अब आते हैं दूसरा पॉइंट में। लियन का सारा बात सीख लिए, कब लगेगा नहीं लगेगा, एक एक्सेप्शन था वो भी सीख लिया। अच्छा, घूम फिर के तुम लोग के मन में अभी भी सवाल आ रहा है कि भैया एग्जाम में क्या करेंगे? तो एग्जाम में पहले ये वाला आंसर लिख देना कि हक नहीं ले सकता है, फिर लिख देना हाउएवर ऐसा ऐसा लिखा हुआ है प्राइमा फेसी डीम्ड, तो इस पॉइंट को कंसीडर करते, इस पॉइंट को अगर कंसीडर करेंगे तो अल्टरनेट सोल्यूशन पॉसिबल है, ऐसे करके एग्जाम में लिख देना। तो टीचर जो है उसको दोनों आंसर मिल गया, वो एक में मार्क्स नहीं देगा तो दूसरा में देगा, ठीक है? ओके। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब लगाया जा सकता है? जब वो इंसॉल्वेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ तब। क्या हुआ समझो, हम सेलर हैं, मेरे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, ठीक है, और मेरे को पैसा नहीं मिला बायर से, हम क्या करें? सीए साहब तुम लोग के पास दौड़ते हुए आए, बताइए सीए साहब हम क्या करें? तुम लोग क्या बोलेगा? अरे अभी तो पढ़ाएं, क्या बोलेगा? माल तेरा गोदाम में रखा है, क्या करवाएगा तुम उससे? राइट ऑफ लियन लगवा देगा, जब्त कर लो, तेरे पास हक है भाई, ठीक है? हम बोले सीए साहब
एक छोटा सा गलती हुआ, माल गोदाउन में नहीं है, माल हम ट्रक में चढ़ा दिए। अब तुम लोग क्या बोलेगा? तुम लोग बोलेगा देख सेलर, अगर तेरा जो बायर है उसका दिवाला निकला हुआ है तब तुम स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता है, ऑप्शन 1। और इसमें यह बात का ध्यान रखना है कि तेरे पास रिजर्व किया हुआ होना चाहिए राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता है, नहीं तो फंस जाएगा तुम, नहीं तो तुमको उस पर केस करना होगा, उससे पैसा मांगना होगा। माल जब तक तेरे पास है तुम मस्त जब्त करो, कोई दिक्कत नहीं, तेरे से निकल गया कंडीशन उंडीशन आ जाता है, ठीक है। यहां पे देखो यही बात बोला कि अच्छा मानो हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा दिया, वहां पे पोजीशन रीगेन होगा या रिटेन होगा? रीगेन, मेरे से अलग हो गया था, मेरा सामान मेरे पास वापस आ गया। अच्छा एक बात बताओ, हम पोजीशन रीगन कर लिए, वो माल मेरा फ़ोन किए, बोले कहाँ है, कलकत्ता भेज रहे थे माल, माल था आसनसोल में, बोले वहीं रुक जाओ, ट्रक वहीं रुक जाओ, कल सुबह होते ही वापस आ जाना, वो पैसा नहीं देने वाला। रात में ही वो हमको पे कर दिया है, क्या अब हम उसको वापस बुलाएंगे? मेरा पैसा आ गया, हम क्या बोलेंगे, चल जा भाई पैसा आ गया, दे दे उसको सामान। तो यहाँ पे वही बात बोला कि रेज्यूम कर दो पोजेशन को कब कब, जब पैसा मिल जाए, और रिटेन कब तक करके रखो, जब तक पैसा मिला नहीं या फिर आगे वाला कोशिश नहीं किया। क्या ये सब जानना टफ है? देखो तुमको बेटा जानना है बात को, और लॉ को पढ़ना सीखना है। स्टेप 1। स्टेप 2 वो कीवर्ड्स उठाना है जो एग्जाम में लिखने पे मार्क्स मिलेगा। और स्टेप 3 क्वेश्चन, स्टेप 2 में रट रहे हैं, पूरा बुक को एज इट इज रट रहे हैं सेक्शंस के साथ। स्टेप 3 क्वेश्चन पढ़ना सीखना है और रटा हुआ ज्ञान को लिखना सीखना है। बस 3 स्टेप है लॉ में मार्क्स लाने का। तो हम अभी, मेरा एज ए टीचर एक काम है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना और तुम लोग को लॉ का भाषा को सिंपल हिंदी में समझाना, वो हम कर देंगे। हाथों हाथ तुम लोग को घर जाना और क्या करना है, वो लाइन को पढ़ के हिंदी में खुद को समझा लेना। पहले खुद को वो टॉपिक हिंदी में समझाओ, फिर लाइन पढ़ो, बेटर है। और फिर जब टेस्ट लेंगे उससे पहले क्वेश्चन आंसर्स वाला काम करना है और रटने का काम करना है, ठीक है? ओके। अच्छा एक बात बताओ, तुमको ऐसा नहीं लगता है अगर हम ये बोलें राइट ऑफ लियन खत्म कब होता है? बताओ तो। जब माल मेरे हाथ से निकल गया, मेरे पोजीशन में नहीं है, तो राइट ऑफ लियन खत्म हुआ। लेकिन वहीं पे मेरे को दूसरा राइट भी तो शुरू हो गया ना। कौन सा राइट? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पे राइट ऑफ लियन खत्म होता है वहां से राइट ऑफ स्टॉपेज ट्रांजिट शुरू होता है? ये मेरा बोलना गलत होगा? सही होगा बिल्कुल। द राइट इज द एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लियन, ये बात सही है। जहां पे राइट ऑफ लियन खत्म हुआ वहां पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू हुआ, और यहां पे पोजीशन क्या की है? रीगेन की है, ठीक है। क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला, सेलर अनपेड होना चाहिए। दूसरा, पोजीशन मेरे पास नहीं होना चाहिए, तो किसके पास होना चाहिए? कैरियर के पास। तीसरा, गुड्स रास्ता में होना चाहिए। चौथा, बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए। सब में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम लोग यहां गड़बड़ाएगा एग्जाम में, हड़बड़ी में ये ना भूल जाना, ठीक है। और पांचवा, जो भी एक्ट में बोलेगा वो तुमको करना है, ठीक है। ओके। एग्जाम्पल 6 में देखो, दिल्ली का बंदा है बी, वो मुंबई से गुड्स ऑर्डर किया ए को। सेलर कौन? ए। बायर कौन? बी। ए माल भेज दिया और जब दिल्ली पहुंचा माल तो वो बी का वेयरहाउस चल गया। बी का कहाँ चल गया? गोदाउन। और बी का गोदाउन में रखा हुआ है। अब बी कह रहा है कि हम ये माल नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या ये गुड्स इन ट्रांजिट है? थैंक यू काका जी। क्या ये गुड्स इन ट्रांजिट है? गुड्स क्या अभी तक बी का घर पहुंचा? अच्छा, सवाल उठता है, ये सब ट्रांजिट है साहब, क्या ए क्या करेगा? अब सेलर बोल रहा हूँ खरीदेगा ही नहीं, तो ए को क्या करना होगा? सामान वापस मंगाना होगा। अच्छा, सामान वापस मंगाने में जो खर्चा लगा वो कौन देगा?
बी देगा, उसके चक्कर में वापस आ रहा है। याद है हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई गुड्स को रिटर्न करना होता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर कि वो उसको वहां जाकर रिटर्न करे। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं आगे। ये ट्रांजिट कब खत्म होता है बताओ तो? जब उसके पास माल पहुंच गया, हम धनबाद से कलकत्ता माल भेजें, कलकत्ता में वो लोग माल ले लिया, क्या मेरा गुड्स इन ट्रांजिट कहलाएगा? क्या कहलाएगा? गुड्स डिलीवर्ड। नॉर्मली जो मैसेज आता है फ्लिपकार्ट में ट्रैक करता है, तुम लोग कभी ऑर्डर करके दिखाता है ना, इन ट्रांजिट, डिलीवर्ड, यही लॉ के कारण उसको दिखाना पड़ता है। और मानो हम गुड कलकत्ता में ऑर्डर किए, लेकिन जो बायर है उसका एजेंट स्टाफ आसनसोल में ही था, वो वहीं पर डिलीवरी ले लिया, तो क्या अभी भी हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकते हैं? कलकत्ता मेरा डेस्टिनेशन था, बायर डेस्टिनेशन से पहले ही डिलीवरी ले लिया। हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं कलकत्ता तक का था, वहां पहुंचने में 4 घंटा लगता है, तुम 2 घंटा का रास्ता में ही ले लिया, हम ट्रांजिट लगाएंगे, ऐसा लगता है पॉसिबल? बायर को मिल गया, अब ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्या बोला कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट ना खत्म हो जाता है। ये हक हम लोग का हाथ से कब निकल जाता है? व्हेन द बायर और अदर बेली, यानी कि बायर के बिहाफ में कोई और बंदा डिलीवरी ले ले। ठीक है, अच्छा मानो बायर डिलीवरी ले लिया डेस्टिनेशन से पहले, तो क्या वो वैलिड डिलीवरी होगा? हाँ वो वैलिड डिलीवरी होगा। उसका मनु जब ले, बुद्धि लगाया, वो देखा कि मेरे हम नहीं ले पाएंगे, हम इंसॉल्वेंट हो गए, पहले जाके ले लिया। तीसरा, कैरियर और बेली, मतलब जिसके पास भी माल पड़ा है, हम यहाँ से माल चढ़ाएं ट्रक में, इससे पहले कि हम बोलते ड्राइवर को कि ड्राइवर हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर रहे हैं, ड्राइवर फोन करके बोल दिया हाँ बायर आपका माल हमको मिल गया है, क्या अब हम ये सब राइट ऑफ ये सब रिजर्व कर सकते हैं डिस्पोजल वाला को? नहीं ना, क्योंकि वो डिलीवरी हो गया। व्हेन द कैरियर एक्नॉलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंट, तो यार हम लोग फिर वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात को याद रखना कि मानो वो फोन कर दिया और फिर हम बायर से बात की कि बायर हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर रहे हैं, तब हम कर सकते हैं। अगर मेरा बायर से बात हो गया, बायर तैयार है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो फ़ोन कर दिया कि हम आपका डिलीवरी ले लिए हैं और हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं कर पाए, तो फिर फंस गए, वो माल वहीं पर डिलीवर्ड माना जाएगा, ड्राइवर मेरा नहीं सुनेगा। क्लियर? तीसरा, मेरा जो बंदा है, जो ट्रक में ड्राइवर है, वही बदमाशी कर रहा है, बोल रहा है नहीं देंगे बायर को गुड्स, तो क्या गुड्स इन ट्रांजिट है? बताओ कैसे नहीं इन ट्रांजिट है? हम माल कलकत्ता भेजें, मेरा ड्राइवर बराकर पहुंचने के बाद हमको फ़ोन करके बोल रहा है माल नहीं देंगे उसको, मेरा गुड्स तो रास्ता में, तो हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्यों नहीं लगा सकते? एग्जैक्टली, स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है? राइट अगेंस्ट द गुड्स। बायर के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, यहां बायर के खिलाफ आंदोलन करके कुछ होगा? मेरा ड्राइवर गेम किया, यहां तो दूसरा ही लॉ लगने लगेगा फिर। तो बोला कि अगर कैरियर जो है वो मना कर दे रहा है बायर को गुड्स देने से और रॉन्गफुली मना कर रहा है, कोई रीजन भी नहीं है, तो उस केस में ट्रांजिट जो है वो एट एंड हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, गुड्स कैरियर को दिया गया है, लेकिन वो कैरियर ना बायर का भेजा हुआ टेम्पू था, तो वो टेम्पू ड्राइवर मेरा बात सुनेगा कभी? वहां हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर पाएंगे? वहां तो कर ही नहीं पाएंगे, वो ड्राइवर ही उसका है। सब जगह कॉमन सेंस लग रहा है, ज्यादा बुद्धि लगाना ही नहीं है लॉ में, कॉमन सेंस जहां काम आ रहा वहां लगाओ। अरे बताओ ना, तुम कोई जहाज में माल चढ़ा रहा है, वो जो जहाज है वो बायर का जहाज है, हम माल चढ़ा दिए जहाज में, आप हमको ट्रांजिट स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाना, हम लगा पाएंगे? क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि जहाज किसका है? बायर का है। तो ये सब कुछ ऐसा रटने वाला चीज है। अगर तुम लोग बैठ के एग्जाम से पहले इसको रट रहे हैं तो तुम लोग को दवाई का जरूरत है। ठीक है, दवा का नहीं, दुआ का जरूरत है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या होता है? एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कैरियर को नोटिस दे देते हैं कि कैरियर यानी कि ड्राइवर माल नहीं पहुंचाना, ले आओ वापस, बस। सवाल उठता है भैया, राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोनों में अंतर क्या है?
और ये सवाल के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी दिख जाता है। सिंपल है, लियन में पोजीशन रिटेन होता है या रीगेन, और एसआईटी में रीगेन। अच्छा, पोजीशन मेरे पास होना किस में जरूरी है, लियन में या एसआईटी में? लियन में, ठीक है। अच्छा, बायर इंसॉल्वेंट नहीं है, फिर भी हम किस में केस कर सकते हैं, जब केस कर सकते हैं? लियन में। स्टॉप एसआईटी के लिए क्या होना जरूरी है? स्टॉप एजेंट। अच्छा, किसके खत्म होने से क्या शुरू होता है? लियन के खत्म होने से एसआईटी शुरू होता है, ठीक है। यही 3 4 5 पॉइंट एक बार रीड करो तो सबको। चलो एक बात बताओ, हम कोई सामान को बेचें, तुम लोग को, तुम लोग बायर, हम सेलर। तुम लोग का डिलीवरी कलकत्ता जाना है, हम आसनसोल में माल रुकवाना चाहते हैं, मेरे को पता चल गया तुम लोग इंसॉल्वेंट है। तुम लोग बोल रहे आप माल रुकवा ही नहीं सकते क्योंकि ये माल को हम कहीं और गिरवी रख चुके हैं और अब उस बंदे का हक इस पे है, या फिर ये माल हम कहीं और बेच चुके हैं, अब उस बंदे का हक है, ना आपका है ना मेरा है। क्या तुम लोग सही बोल रहे हैं? मेरा कंसेंट के बिना भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, मेरे को पैसा नहीं मिला, तुम लोग माल कहीं और बेच सकता है? माल तेरे पास पहुंच गया, हमको पैसा नहीं मिला, तुम माल बेच दो, हम तेरे से पैसा निकलवा लेंगे। लेकिन माल मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, हम लियन या फिर एसआईटी लगा सकते हैं, और फिर भी तुम सोच रहे कि हम इसको कहीं और बेच दें। क्या तुम लोग को लॉ ये ताकत दिया है? वही यहां पे बोला कि द राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस द सेलर हैज असेंटेड टू इट। अनलेस द सेलर बोला था, मानो तुम लोग मेरे से पूछी थी कि भैया ये वाला माल आप जो भेज रहे हैं ये हम यहाँ गिरवी रखवा दें, हम बोले थे हाँ रखवा दो। अब हम लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगवा सकते, क्यों? क्योंकि हम बोले थे रखवा दो। लेकिन अगर हम एसेंट दिए ही नहीं थे, मंजूरी दिए ही नहीं थे, तुम लोग अपने मर्जी से सब कर रहा है, तो तुम्हारा बात सुनेंगे? हम नहीं सुनेंगे, ठीक है। समझ रहा बात को? ओके। अगर बायर के पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था, ठीक है, और बायर वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी को दे दिया या फिर कहीं गिरवी रख दिया, जिसको दिया गया है वो बंदा गुड फेथ में लिया, तो क्या अब वो बंदा हमसे क्लेम कर सकता है ये सामान? याद करो, ऐसा कुछ हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे। अगर हम तुमको कोई माल बेचे हैं जो कि नहीं गिरवी रखा हुआ था और हम तुमको बेच दिए, तुमको ये बात नहीं पता था, क्या बैंक तुमसे ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। सिमिलरली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, किसी चीज का डॉक्यूमेंट है, वो जिसका हाथ में उसका सामान, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या? मेरे हाथ में ये पेपर है, ये सामान मेरा है, ये पेपर हम कहीं भूल गए, तेरे हाथ में आ गया, वो सामान तेरा है, बस तुम प्रूफ कर दो कि ये पेपर का तुम ओनर है। और ये सामान मानो तुम बायर था, तुम हमसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ले लिया था और वो तुम किसी और को दे दिया, उस बेचारा को पता ही नहीं है, थर्ड पार्टी को, कि ये माल विवादित है, इसमें प्रॉब्लम चल रहा है। क्या वो भुगतेगा इसका भुगतान? हमको तो ये माल उसको देना होगा, हाँ हम तुम पर केस करके प्राइस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डिफीटेड, ये काम, ये एसआईटी नहीं लगेगा। कब? इफ द बायर हैज ट्रांसफर्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और प्लेजेस द गुड्स टू अ सब बायर इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। तुम लोग अगर पैसा लिया है ना, तो तुम लोग को पैसा हमको दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इजी है। ये एग्जाम्पल देखो, ए कुछ माल बी को बेचा और रेलवे में माल चढ़ा दिया गया। ट्रेन में माल है, ठीक है, वो चल रहा है ट्रेन में, उसी दौरान बी ये वाला माल सी को बेच चुका, सी से पैसा ले चुका, और फिर बी का दिवाला निकल गया। क्या वो एसआईटी लगा सकता है? सोचो, बी का दिवाला निकल गया है, बी से पैसा मिलने वाला है नहीं, क्या वो एसआईटी लगा सकता है? हाँ हाँ लगा सकता है। पहला बात ट्रेन है, तो राइट ऑफ डिस्पोजल क्या हो गया? रिजर्व हो गया। मेरा कंसेंट के साथ किया है क्या? नहीं, तो भाड़ में जाओ। समझ गया बात को? क्लियर हुआ ये कहानी? देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट क्या बोला? पहला पार्ट बोला
कि यार तुम सेलर है ना, तेरा कोई हक इफेक्ट नहीं होगा अगर पार्टी बायर बिना पूछे तुमसे किसी को सामान गिरवी रख दे या बेच दे। फिर दूसरा बात बोला कि अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे रहा है ना, या फिर सामान को उसका हाथ में गिरवी रखवा दिया ना, मतलब कि वो गिरवी ले लिया, सामान ले गया अपने साथ, जैसे आसनसोल तक पहुंचने वाला था ना, आसनसोल में आके वो तीसरा बंदा ही लेकर चल गया सामान, तब तुम कुछ नहीं कर सकता अगर वो थर्ड पार्टी गुड फेथ में लिया था तो। फिर तुमको बोल रहा है कि लेकिन ट्रेन में तो तुम रिजर्व करके रखता है, प्राइमा फेसी डीम्ड कि तुम्हारा है, तो भले ही वो बंदा किसी और को माल बेच दिया है, उससे पैसा ले लिया है और उसका दिवाला निकल गया है, माल तेरा ही रहेगा। क्योंकि यहां पे क्या है, ट्रेन के केस में इट इज प्राइमा फेसी डीम्ड दैट द राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में घुस गया तीनों बात। तीनों पॉइंट से ही सवाल आएगा अगर बन के आएगा तो ये टॉपिक पे। तुमको दिखेगा ट्रेन है या फिर शिप है, तुम क्या करेगा, या रिजर्व था प्राइमा फेसी। तुमको दिखेगा कि प्लेज कर दिया या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया और तीसरा बंदा गुड फेथ में ले रहा है, क्वेश्चन बोला, तो वो क्वेश्चन हम लोग का डिफीट हो गया होगा। गुड फेथ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तुमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम अपना एसेंट नहीं दिया था, मतलब वो हक तेरा है अभी भी। क्लियर, ये सब वर्ड्स का खेल है। क्वेश्चन में तुमको ये सब वर्ड्स मिलेगा, एसेंट या फिर कंसेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिलेगा और गुड फेथ मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज तुमको मिलेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा जवाब में क्या करना है। क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, लियन और ट्रांजिट कुछ केसेस में दोनों ही नहीं लगा सकते। मानो फॉर एग्जांपल यही वाला केस ले लो ना, हम तेरे को माल बेचे, तुम बोला भैया ये वाला माल किसी और को बेचना चाह रहे थे, हम बेच दें। हम बोले हाँ हाँ बेच दो ना, पैसा दे देना बाद में। तुम पैसा नहीं दिया, क्या उस तीसरा बंदा का घर से जाके माल ला सकते, उस पर केस कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये एक केस हुआ, सेलर हैज असेंटेड द सेल, मॉर्गेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स मेड बाय द बायर। ठीक है, देखो ए कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ, ठीक है, नहीं, ए एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कार्टन्स इन पोजीशन ऑफ अ वॉरफिंगर टू बी। एक वॉरफिंगर है, वॉरफिंगर कौन होता है, गोडाउन चलाता है वो लोग। तो गोडाउन में कुछ माल रखा हुआ है, हम बी को बोले बी देख गोडाउन में जो माल है ना तुम खरीद ले। बी बोला ठीक है हम पैसा दे देंगे। अब ए फ्रॉम द सेल प्रोसीड रिकवर्ड फ्रॉम हिज कस्टमर, नाउ बी सोल्ड गुड्स टू सी। इन द मीन टाइम मेरा ये और बी का बीच में बात हुआ, बी सी से बात कर लिया। सी को बोला बी देखो यार मेरे को एक सस्ता में डील मिल रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना है, तुम ये माल रख लो तुमको जरूरत है तो। सी से बी पैसा ले लिया, लेकिन बी ए को पैसा नहीं दे रहा है। ए लियन या ट्रांजिट लगाना, लियन लगाना चाहता है क्योंकि उसके पास है माल, वॉरफिंगर के पास, क्या वो लगा सकता है? नहीं समझा तुम लोग, कोई बात नहीं अब समझेगा। ए है बी है, माल पड़ा हुआ वॉरफिंगर के पास, ए बी को माल बेचा, बी सी को माल बेचा। अच्छा एक सेकंड रुको, B and agreed with B that the price will be paid to A from the sale proceed recovered from his customer। B क्या बोला, मेरा जो कस्टमर है उससे जो पैसा मिलेगा वो पैसा हम तुमको देंगे, ये बात बोला है। क्या ऐसा किया? नहीं। पैसा ले लिया? नहीं दिया। क्वेश्चन बोल रहा है क्या ए सी पर केस कर सकता है या फिर अब लियन लगा सकता है? नहीं। क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि ये परमिशन दिया था ना कि हाँ तुम बेच के पैसा दो ना हमको। अब ये बेच दिया और पैसा नहीं दे रहा तो ये और ए और बी समझेगा, बी सी समझेगा क्या? नहीं समझेगा। यहां पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात इन लोग के बीच में हुआ था। अगर ये बात नहीं होता और वो बेच देता तो क्या ए टेंशन लेता? ये बोलता भाई तुम समझो सी से, हमको नहीं मतलब, हमको मेरा सामान या मेरा पैसा दोनों में से एक चीज चाहिए। बी ही समझेगा, लेकिन दूसरा वाला केस, पहला वाला केस में बी सी से सामान नहीं मांग सकता है, लेकिन दूसरा वाला केस में हम जाके सी को बोल सकते कि सी तुम जो बी से खरीदा ना वो गुड फेथ में नहीं बेचा है, समझ रहा है सी तुमको बेवकूफ बनाया, वो सामान मेरा ही है। तो सी और बी समझेगा, ए हट जाएगा अपना सामान लेके। हाँ एसेंट नहीं लिया इस वजह से, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वगैरह भी कुछ नहीं था, फोन करके डिलीवरी भी नहीं हुआ। कौन सा डिलीवरी? कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी भी नहीं हुआ। समझ रहा बात को?
ठीक है। अगला, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर हो गया, पॉइंट 1, प्लस बायर गुड फेथ में लिया था। मानो ना हम एक सामान बेचे ऋषि को, ठीक है, और ऋषि को उसका डॉक्यूमेंट दे दिए। अब मानो अंजलि को यह बात पता है कि ऋषि उसका पैसा नहीं दिया अभी तक, फिर भी वो सामान जाके खरीद ली ऋषि से। क्या हम अंजलि से सामान ले सकते हैं? हम है सेलर, ऋषि सेलर से सामान खरीदा, ठीक है, सामान खरीदा और हाथों हाथ सामान अंजलि को बेच दिया। अंजलि न्यू कि मेरे को पैसा नहीं मिला है, हम अनपेड सेलर हैं, फिर भी अंजलि सामान खरीद ली। तो क्या हम अंजलि से पैसा ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि अंजलि गुड फेथ में खरीदी है। क्या नहीं, अंजलि का मन में वो खोट है ना, उसको सच्चाई पता है, फिर भी तुम बदमाशी की ना, तो तुमसे हम सामान ले लेंगे आके। क्लियर है? ओके। अगर लास्ट वाला, अगर ऐसा सेल हो तो सेम चीज, अगर प्लेज हो तो सेम चीज। जब सेल हो जाता है तब भी, अच्छा मानो एक बात बताओ, गुड फेथ में अंजलि लेती तो क्या हम उससे जाके सामान ले पाते हैं? नहीं ले पाते। अच्छा मानो गिरवी रखा तो क्या जाके ले पाएंगे? सेम कहानी है, नहीं ले पाएंगे। गुड फेथ में ली है ना गिरवी, नहीं ले पाएंगे। हमको ऋषि से समझना होगा, अंजलि से बात नहीं करेंगे। नहीं, गुड फेथ में ली है मतलब जो अंजलि है, थर्ड पार्टी है, उसको इस सब चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, वो अपना नॉर्मल ट्रांजैक्शन की, तो वो क्यों फंसेगी? मेरा किस्मत खराब है कि मेरे को ऐसा बायर मिला है, हम फंसेंगे। लेकिन वो जब जानबूझ के गेम करना चाहेगी, लॉ बोला ना 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 ना, उससे जाके ले लो सामान। अगर वो ऐसा कर रही है तो गुड फेथ में कर रही है तो ठीक है, बैड फेथ में कर रही है तो नहीं मानना उसका बात। क्लियर है? हर समझ आ रहा है सारा बात? सबको क्लियर हो रहा है? ओके। अच्छा मानो ना ऋषि वो माल अंजलि के पास गिरवी रखा, अंजलि गुड फेथ में ली, लेकिन मेरे को वो माल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम क्या करें? हम अंजलि का जो भी, अंजलि के पास गिरवी क्यों रखा है ऋषि माल? ऋषि को उधार लिया होगा तभी उसको रखना पड़ा। अब हमको अंजलि से वो माल चाहिए, हम क्या करेंगे? हम वो उधार दे देंगे, अंजलि से माल ले लेंगे। और अब ऋषि पे दो चीज़ का केस होगा। क्या क्या चीज़ का? पहला तो तुम मेरा पैसा हमको नहीं दिया, दूसरा तेरा उधार का पेमेंट हम किए। समझ रहे हैं? लॉ ऐसे चलता है। हम ले सकते हैं वो माल। अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आएगा, वो तेरे को इतना बड़ा प्रॉब्लम बताएगा, बोलेगा सर मेरे को वो सामान बहुत ज़रूरी है, हम उसको बेच के अभी मार्केट में बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे ऐसा सीए कि ठीक है सर आप एक काम कीजिए ना, आप उसका उधार पे करके ले लीजिए। हम लोग इसके घर में दो नोटिस भेजेंगे, पहला नोटिस भेजेंगे प्राइस का और दूसरा नोटिस भेजेंगे जिसका जो गिरवी वाला पे किए हैं उसका। क्लियर है? ओके। अच्छा एक बात बताओ, क्या देख रहा है तू ऋषि को? उदास है क्या? वो तो दो चीज खा के बैठा हुआ, वो क्या उदास हो गया? राइट ऑफ रीसेल। अब मेरे पास माल पड़ा है, ठीक है, मेरे पास माल पड़ा है, हम लियन लगाएं, स्टॉपेज ट्रांजिट लगाएं, जो भी किए, मेरे पास तो माल आ गया, उस माल का मचार डालेंगे। अब क्या करें? रीसेल करेंगे। सवाल उठता है कि रीसेल करने से पहले क्या हमको बायर को बताना होगा, वार्निंग देना होगा कि देख बेटा तुम पे तो किया नहीं, हम तेरा माल बेच रहे हैं? देना होगा। तुम लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया वार्निंग देना होगा। वार्निंग, जिसको लॉ के भाषा में बोलेंगे नोटिस देना होगा, ठीक है। केस 1 कार है, क्या नोटिस देना होगा? देना होगा, हाँ भैया देना होगा। केस 2 इसको हम बेचे हैं एप्पल, नोटिस देना होगा? क्यों नहीं देना होगा? क्योंकि भैया एप्पल में नोटिस देंगे, नोटिस का रिप्लाई आएगा, तब तक आपका एप्पल सड़ जाएगा, वो रीसेल ही नहीं होगा। तो अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो हम लोग को नोटिस नहीं देना है, बेचो, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स ड्यूरेबल नेचर का है तो हमको नोटिस देना होगा, क्योंकि सड़ेगा थोड़ी 10 दिन में, कम से कम उसको बताओ, मौका दो। लॉ ये बोला। फिर लॉ इसमें एक दो बात ऐड किया, बड़ा इंटरेस्टिंग बात ऐड किया। देखो
एक बात बताओ, मानो जो नोटिस नहीं दिए, इसमें बात करते हैं। मेरा ऋषि से बात हुआ था 100 रुपया केजी का एप्पल, ठीक है, 100 रुपया प्रति केजी का, और हम मार्केट में यही एप्पल बेच दिए हैं 150 रुपया प्रति केजी, और हम नोटिस नहीं दिए थे। ये क्या 50 रुपया हमको ऋषि को वापस करना पड़ेगा? लॉ बोलता है करना पड़ेगा। ऋषि को नोटिस नहीं दिए थे, पेरिशेबल नेचर का था, हमको क्यों हड़बड़ी था कि मेरा नुकसान ना हो। क्या मेरा नुकसान हुआ? नहीं, 100 में बात हुआ था, ये 150 में बेचे, नुकसान तो नहीं हुआ, फायदा हो गया। लेकिन ऋषि का तो नुकसान हो गया ना। अगर क्या पता हम ऋषि को नोटिस भेजते, वो उसी दिन बोलता हाँ भैया हमारे माल लेने के लिए, क्या पता। तुम तो कोर्ट में यही ना बोलेगा भाई कि देखिए जज साहब मेरे से 100 रुपए में बात किया, बिना नोटिस दिए बेच दिया। तो वहां पे हम जज को बोलेंगे कि जज साहब पेरिशेबल नेचर का गुड्स था, हम क्या करते? तो फिर तुम बोलेगा ना ऋषि कि देखिए जज साहब मेरा 100 में बात हुआ था, ये 150 में बेचे, वो 50 रुपए का प्रॉफिट हम कमाने वाले थे, ये कमा लिया, हमको बोलते तो सही, हम उनको दे देते। तो लॉ बोला ठीक है, अगर बिना नोटिस दिए तुम कोई सामान बेचता और उस पर मुनाफा होता है तो तुम ले सकते हैं। लॉस होगा तो हम ऋषि से ले लेंगे। यहीं अगर 100 में बात हुआ था और 70 में बिका तो 30 ऋषि देगा हमको, ठीक है। लेकिन कार में अगर नोटिस नहीं दिए और हम बेच के लॉस कमाए, क्या ऋषि देगा? ऋषि बोलेगा सर कार तो ड्यूरेबल है ना, इसका तो आपको देना चाहिए ना हमको नोटिस, तो उसमें आपका लॉस हम नहीं देंगे, और अगर इसमें कोई प्रॉफिट होगा तो वो तो हमको देना पड़ेगा, उसका हकदार वही है। समझ रहा बात को? देखो सबसे बड़ा दिक्कत ये है, बच्चा लोग ये पार्ट में आकर रटने खोजता है। तुम जब तक इसको नहीं समझेगा ये बात ध्यान में रहेगा ही नहीं। हम लोग क्या सीखें, एक बार हम रीड कराते फिर बताते हैं। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है नहीं देंगे नोटिस, अगर गुड्स ड्यूरेबल नेचर का है नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस किस चीज़ का? मेरा इरादा का कि हम रीसेल करने वाले हैं, और कितने दिन का? रीजनेबल टाइम का, ठीक है। अच्छा, अगर हम नोटिस दे दिए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और रीसेल प्राइस में जो भी डिफरेंस है वो रिकवर किया जा सकता है डैमेजेस के नाम पे। अच्छा, आई सेड गलत टू यू ऑल, एक सेकंड। हाँ, मानो हम इसको नोटिस दे दिए थे ऋषि को, ठीक है, ऋषि फिर भी नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, 10 दिन पार हो गया, नहीं ले जा रहा अपना गाड़ी, और हम गाड़ी बेचे, प्रॉफिट हुआ, क्या वो आ सकता है महीना भर बाद कि मेरे को पैसा दीजिए? तो यहां वही बात बोला, इस केस में आप प्रॉफिट को रिटेन करेंगे। हम एक समरी चार्ट बनाने का कोशिश करेंगे अभी, ठीक है, तो सब कुछ तुम लोग को दिखेगा, अभी समझो खाली। अच्छा ये बताओ, ओनली व्हेन द गुड्स आर रीसोल्ड आफ्टर गिविंग नोटिस, अगर नोटिस दिए हैं, सिंपली क्या बोल रहे हैं, नोटिस दिए थे, ठीक है, ऐसे एक काम करते हैं, रुक जाओ, नोटिस दिए थे और फिर रीसेल किए और प्रॉफिट हुआ, हम रख सकते हैं, ठीक है। लॉस हुआ, रिकवर कर सकते हैं। नोटिस नहीं दिए थे और हमको प्रॉफिट हो गया, नहीं रख सकते। अच्छा, लॉस हुआ तो लॉस भी नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि भाई बायर क्या बोलेगा, ऋषि क्या बोलेगा, हमसे पूछ के बेचे आप, हमको नोटिस दिए आप। ये किस केस में है? ड्यूरेबल। पेरिशेबल में नोटिस तो देंगे ही नहीं, तो प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, देना पड़ेगा, और लॉस होगा तो लेना पड़ेगा। समझ रहा बात को? देखो, only when the goods are resold after giving notice to the notice of resale to the buyer. If goods are resold by the seller without notice, seller cannot recover the loss. ठीक है, और अगर प्रॉफिट होगा तो they will have to return the surplus. क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी भी बच्चा को डाउट? इजी था? इजी तो नहीं है? हाँ, ड्यूरेबल को, मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी तुम हमसे खरीद ली, लेकिन पैसा नहीं दी, गाड़ी मेरे पास ही जब्त पड़ा है। अगर हम तेरे को एक नोटिस भेजे लिख के कि यार शीतल पैसा दे, 10 दिन पार हो गया तुम नहीं दी, हम गाड़ी बेच दिए, प्रॉफिट हुआ मेरा, लॉस हुआ तुमसे मांगेंगे।
हाँ, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में लॉस हुआ ना मेरा, तुम नहीं खरीदी गाड़ी, हमको कहीं और बेचना पड़ा, मेरा नुकसान हुआ। मानो हम तेरे को नोटिस ही नहीं दिया और गाड़ी बेच दी, मेरे को प्रॉफिट हुआ, तुम मेरे से वो प्रॉफिट ले सकती है। मेरे को लॉस हुआ, तुम सीधे बोलिए आप हमसे पूछ के बेचे थे, हम लॉस नहीं देंगे। क्लियर है? अब ईजी है। विथआउट नोटिस रहेगा तो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, लॉस भी नहीं मिलेगा, मतलब हाँ लॉस भी हमको वो वापस नहीं करेगा। नोटिस दे देंगे तो दोनों चीज मिल जाएगा। बस इतना याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये डायग्राम बना लो जो साइड में बनाए हैं, इनफ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, मानो शीतल के केस में, शीतल मेरे से गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी शीतल किसी और को बेच दी, मानो अनुपम को बेच दी। अनुपम ये गाड़ी गुड फेथ मिली, उसको नहीं पता कि गाड़ी विवादित है। क्या अनुपम को गुड टाइटल मिलेगा? हाँ। क्या हम जाके अनुपम को बोल सकते हैं ये गाड़ी वापस करो? नहीं, क्योंकि सब्सिक्वेंट बायर गुड टाइटल है तो भले ही नोटिस था नहीं था फर्क नहीं पड़ता, सेलर को गुड टाइटल मिल जाता है। अच्छा मानो शीतल का गाड़ी हम अनुपम को बेचें और शीतल को नोटिस नहीं दिए थे, शीतल अनुपम पास जाएगी कि मेरे पास आएगी? मेरे पास आके बोलेगी कि आप हमको दीजिए उसका पैसा। अनुपम हर जगह सेफ है। क्लियर है? अच्छा मानो राइट ऑफ रीसेल एक्सप्रेसली रिजर्व कर लिया गया, हम जब माल बेचे ना तभी बोल दिया कि देख भाई तुम पैसा नहीं देगा ना, तेरा माल 10 दिन के अंदर पैसा नहीं आएगा, 11वां दिन हम बेच देंगे। तो क्या नोटिस देना पड़ेगा? पहले ही तो दे दिए थे, 11वां दिन बेच दो। सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ रीसेल, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बात हो चुका है। समझ रहा बात? इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? ओके। अब 5वां पॉइंट, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड टू द बायर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग डिलीवरी रोक सकते हैं और इसी को क्वासी लियन बोला गया। देखो अभी तक क्या हो रहा था, हम तुम लोग को क्या बता रहे थे, भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गया हो, माल तेरे पास रखा है तुम जब्त कर लो। अब बोला कि मानिए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो तेरे पास डबल पावर है, माल भी तेरे पास है, ओनर भी तुम है, तो यहां तुम्हारे पास क्योंकि 2 पावर है, इसको क्वासी लियन बोल दिया। बस यही ये लाइन बोल रहा है। क्या ये सब कुछ पॉइंट तुम लोग को क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? हाँ भाई। अगर मानो तुम सेलर है, तुम हमको माल बेचा, मेरा बात हुआ हम परसों तुमको पेमेंट करेंगे, तुम बिल नहीं बनाया, क्या उस सामान के ओनर हम हुए? नहीं हुए, परसों होंगे। इंटेंशन तो परसों का है, अब परसों हम पैसा नहीं दिए, क्या हम ओनर हैं? नहीं। ओनर तुम, माल किसके पास है? तेरे पास। ओनर भी तुम, पोजीशन भी तेरे पास, 2 पावर है, क्वासी लियन कहलाता है। अगर ओनर हम हैं, पोजीशन तेरे पास है, वो नॉर्मल लियन है। नॉर्मली क्या बोला, ओनरशिप से फर्क नहीं पड़ता, तेरे पास माल है, पैसा नहीं मिला, जब्त कर लो। यहां बोला ओनर भी तुम, पोजीशन भी तेरा, तो मजा लो ना भाई, क्या दिक्कत है? हम लोग ऊपर पढ़े थे, अलग अलग अनअसर्टेन गुड्स है तो उसमें से जब अलग होगा तब ट्रांसफर हो जाएगा। स्पेसिफिक गुड्स है तो उसमें इंटेंशन पे डिपेंड करता है। फ्यूचर गुड्स है तो जब आएगा तब ट्रांसफर होगा। सबका अलग अलग पढ़ते हुए आए हम लोग यूनिट 3 में। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? एक काम करो, तुम लोग को हम 5-10 मिनट दे रहे हैं, तुम लोग यहाँ तक देख लो, यूनिट 4 स्टार्ट करो, रीड करना, धड़ाधड़ रीड करो, हर पॉइंट देखते, खाली देखते हुए आगे बढ़ो और बताओ कि यहाँ तक तुम लोग को समझ आया है कि नहीं। यहाँ पे राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, बायर बदमाश है, बायर पैसा नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? उस पर केस करके, क्या चीज़ का केस करेंगे उस पर? मेरा पैसा मेरे को दो, सूट फॉर प्राइस। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया, पोजीशन ट्रांसफ़र हो गया, बायर फिर भी पैसा नहीं दे रहा है, पैसा मांग लेंगे। पैसा किसी दिन पे मिलने को था, पैसा उस दिन पे नहीं मिला, तो अब क्या करें? वेट करो उस दिन का, उस दिन पे नहीं मिलेगा फिर पैसा मांग लेना। अच्छा, सेलर में सू हिम फॉर द प्राइस ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड एंड द गुड्स हैव नॉट बीन अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। मानो वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा, मेरे से सामान मांग रहा है, अभी तक हम उसको दिए नहीं है, क्या हम उस पर केस प्राइस का केस कर सकते कि पहले पैसा दो तब हम सामान देंगे? हाँ,
पहले पैसा दो हम फिर सामान देंगे। भैया लियन नहीं लगाएंगे, एक टाइप से तो लियन ही लग गया ना कि पैसा पहले पैसा दो फिर सामान देंगे, लेकिन हम उस पर केस कर दिए पैसा मांग के, हम लियन नहीं लगा रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हम तेरा सामान जब्त कर रहे हैं, मेरा लैंग्वेज अलग है बस कि पैसा दो तब सामान मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मानो बायर जानबूझ के बोले कि हम नहीं देंगे पैसा और उसके चक्कर में 100 का माल मेरे को 50 में बेचना पड़े, मेरा कितना का नुकसान? 50। ये कौन झेलेगा? बायर झेलेगा, वो मना किया ना माल लेने से, उसके कारण मेरा माल फंसा हुआ था ना, तो वो झेलेगा। क्लियर? अच्छा, मानो ड्यू डेट से पहले जिस दिन मेरे को सामान भिजवाना था वो फ़ोन करके बोलता है कि सर पहले ही बोल दिया कि नहीं पहुंचा पाएंगे, ये एक्चुअल ब्रीच है या एंटीसिपेटरी ब्रीच है? एंटीसिपेटरी ब्रीच, तो हम यहाँ पर क्या मांग सकते हैं उससे, पैसा या फिर डैमेजेस? यहाँ पे डैमेजेस मांग लेंगे। और लास्ट में सूट फॉर इंटरेस्ट, मानो कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट था कि अगर तुम इतना तारीख को पैसा नहीं देगा तो इतना % इंटरेस्ट के साथ देना होगा, तो क्या हम उससे वो पैसा मांग सकते हैं? अगर पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है मांग सकते हैं, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो हम नोटिफाई कर देंगे जिस दिन से हमको इंटरेस्ट लगाना। मानो मेरा बात हुआ था 10 दिन में पैसा दे देना, नहीं दिया, 15 दिन पार हो गया, 20 दिन पार हो गया, 20वां दिन हम फ़ोन किए, बोले भाई कल से पैसा नहीं मिलेगा तो हम तेरे पे इंटरेस्ट लगा देंगे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम बोल के रखे हैं कि कल तक जो लोग पेमेंट नहीं किया उन लोग को 100 रुपया फाइन देना है ना? हाँ ठीक है, तुम्हारा हो गया। शामिल आज दे देगा तेरा 100 रुपया माफ। शामिल, हमको ऐसा मन में फीलिंग आ रहा है ना, शामिल ले लिया है घर से पैसा, बस पार्टी वार्टी कर लिया है, अब टेंशन में, अरे यार कहाँ से दे पैसा कि करता है। देखो लड़की लोग का नहीं पता, लेकिन लड़का लोग अपने ट्यूशन में कोचिंग जब जाता है तो ऐसा बहुत बार करता है कि ट्यूशन टीचर को, मेरा क्लास में 2 लड़का था ट्यूशन पढ़ता था, वो लोग का नाम ही नहीं चढ़ा हुआ है डायरी में, उन लोग 1.5 साल पढ़ा नहीं, फेल किया, जब 12th का फर्स्ट सेमेस्टर में फेल किया तो पेरेंट्स कंप्लेन करने आए, सर दिखा रहे देखिए नाम ही नहीं है आपका बच्चा का मेरे पास, आता ही नहीं है, जबकि वहाँ जा रहा था, पैसा ले रहा था घर से। शामिल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता चला किसी दिन हम देख रहे तुमको D3 में तुम मस्त डांस वांस कर रहा है, एकदम चिल कर रहा है आ जाओ। सूट फॉर इंटरेस्ट, कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट है। अच्छा, इसके बारे में बात हो गया। मानो 20 तारीख का बात हुआ था, ठीक है, पैसा देने का, और हम चाहते कि 20 तारीख से फाइन लगाए, तो हम जिस दिन नोटिफाई करेंगे ना उस दिन से वो पेनल्टी लगता है। क्लियर है? लास्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो हमको 6 महीना बाद पैसा दे रहा है, तुम सोचो 50 लाख रुपए का पेमेंट था, 6 महीना बाद मिल रहा है, अच्छा बात है, उसमें हम कुछ इंटरेस्ट कमाते हैं, हमको कोर्ट अवार्ड कर देगा कुछ इंटरेस्ट। कोर्ट बोलेगा भाई तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 50 लाख रुपया पे अगर 2% भी इंटरेस्ट देगा तो कितना हुआ, सीधे 20,000 रुपया, तो तुमको ये इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो अक्सर कोर्ट अवार्ड कर देता है, नहीं तो हमको नोटिफाई करना होता है, जब हम नोटिफाई करेंगे तभी इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? अब मानो सेलर बदमाशी किया, सेलर पैसा ले लिया और माल नहीं दिया, सेलर बदमाश है। देखो सेलर के बगल में बदमाश वाला मुंडी बना है, ऊपर में बायर के बगल में बदमाश वाला मुंह था, तो यहाँ सेलर बदमाशी किया। क्या बदमाशी किया? वही बदमाशी किया, सर माल नहीं दिया, खराब माल दे दिया, क्या करें। मानो सेलर डिलीवरी नहीं किया या फिर कॉन्ट्रैक्ट आधे टाइम आखिरी टाइम पे बोल रहा है, मानो मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, हम उसको ऑर्डर दिए हैं कि ये सामान भिजवा दो, और आखिरी मोमेंट में बोल रहा है नहीं कैंसिल कर रहे हैं। या फिर गुड्स तो दिया, उससे मंगाए थे मसाला डोसा, वो सादा डोसा दिया। ये सब केसेस में सेलर का गलती है। तो क्या कब बायर को कोई रेमेडी मिलेगा? हाँ, उसको इतना सारा राइट मिला ना। पहला, नॉन डिलीवरी के लिए वो डैमेजेस मांग सकता है। आज अगर हम मानो वाइकीकी से बात की है, वाइकीकी डोसा पहुंचा दो 100 रुपया में, वाइकीकी डोसा नहीं पहुंचाया जिसके कारण हम दूसरा जगह से खरीदे 150 पड़ा, तो 50 रुपया वाइकीकी को देना होगा, वो डैमेजेस देगा। वाइकीकी कौन है हमारे केस में, बायर या सेलर? सेलर, और सेलर पैसा देगा ना, देखो वही बोल रहा है नॉन डिलीवरी के कारण देना पड़ेगा। दूसरा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बहुत बार हम जिद पे बैठ सकते हैं कि यार हमको वाइकीकी का ही डोसा खाना है, आप हमको 10 दिन बाद खिलाओ, लेकिन बेटा तुमको खिलाना तो पड़ेगा। तो क्या ये कर सकते हैं? हाँ, लेकिन कोर्ट ये बहुत रेयर केसेस में बोलता है। कोर्ट कब बोलेगा? पहला, जो गुड्स है वो तुम्हारे लिए अलग निकाल के रखा हुआ है। दूसरा, कोर्ट के पास पावर है एक एक्ट के तहत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963 के तहत, याद नहीं रखना एक्ट का नाम। तीसरा, कोर्ट के पास पावर है
और कोर्ट ये देख रहा है कि इस बेचारे को डैमेजेस दिलवा के कुछ नहीं होगा, इसको सामान दिलवाना ही राइट चीज़ है, तो वो हमको दिलवाएगा। और लास्ट में इट विल बी ग्रांटेड एज रेमेडी इफ गुड्स आर स्पेशल नेचर, स्पेशल नेचर का कोई गुड्स है। आज हम टीपू सुल्तान का तलवार का बात कर लिए कि इसका तलवार हम लेंगे और वो हमको तलवार नहीं बेचा, तो कोई भी मुआवजा काम आएगा? दुनिया का कोई भी मुआवजा क्या वो एंटीक को हमको दिलवा पाएगा? नहीं। तो कोर्ट देखेगा कि यार ये गुड्स तो स्पेसिफिक है, कोर्ट देखेगा कि यार मेरे पास पावर है, कोर्ट देखेगा डैमेजेस दिलवा के कोई फायदा नहीं है, कोर्ट देखेगा स्पेशल नेचर का है, कोर्ट मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का काम करवा देगा। तुम लोगों को खाली 4.4 उंगली में याद रखना है बस। क्लियर है? तेरा बुक में नहीं क्योंकि ये पुराना है, जब नया वाला आएगा उसमें आ जाएगा। ठीक है? क्या हम नया वाला रख लें? तुम निकालना फिर रख लेंगे तुमसे लेके। ठीक है? नेक्स्ट, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। वारंटी था और उसका ब्रीच हो गया। वारंटी का ब्रीच होता है तो क्या होता है? हम लोग क्लेम करते हैं कि यार मेरे को डैमेजेस दो, या फिर क्या होता है, मेरा मोबाइल में वारंटी है, बिना कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम आए मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, हम क्या बोलेंगे? मेरे को बना के दो। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे? इट इज़ इन रिडक्शन ऑफ द प्राइस। या तो हम उसको बोलेंगे कि भैया देखिए आपका 10,000 बनता है, हम आपको 8,000 रुपया देंगे क्योंकि 2,000 का वारंटी आप वॉइड की है। या फिर हम बोल देंगे कि आप हमको 10,000 पूरा दे रहे हैं, आप हमको 2,000 दे दीजिए वापस। मेरा 2,000 बनता है, हमको फ़ोन खरीदे हुए 3 महीना हो गया, हम पैसा दे चुके हैं, तब तो हमको वो डैमेजेस देगा। सेकेंड पॉइंट में आएगा, डैमेजेस देगा। हम कल फ़ोन खरीदे, आज प्रॉब्लम आ रहा है, हम अभी तक पैसा नहीं दिए हैं, हम पैसा काट के देंगे। डिमिनिशिंग और एक्सटिंक्शन यानी कि पैसा रिड्यूस करके देंगे, ये दोनों वर्ड का मतलब एक ही है, पैसा को काट के देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, मानो ड्यू डेट से पहले वो फ़ोन करके बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, आपको डोसा नहीं दे पाएंगे, तो फिर हम डैमेजेस मांग लेंगे कि आपके कारण मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे को यही डोसा 150 में पड़ रहा है, वो दे दीजिए। सेम बात, एंटीसिपेटरी ब्रीच। अच्छा भैया एक बात बताइए, हम जब एक बायर थे और सेलर को लेट पेमेंट कर रहे थे तो सेलर इंटरेस्ट चार्ज किया, कोर्ट अलाउ किया, क्या ऐसा सेलर के साथ होगा? मतलब कि अगर समझो मानो सिगरेट बिका और सिगरेट बिका, वो माइल्ड्यूड निकला, मतलब कि वो सिमावा निकला, ठीक है, वो नहीं पी पाएगा कोई, तो क्या उसको कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो अब सवाल उठता है ये नुकसान कौन झेलेगा? सेलर। तुम लोग से हम लेज खरीदें, तुम लोग सेलर, हम बायर। लेज होलसम नहीं है, खाने लायक नहीं है, एडिबल नहीं है, तो वो लेस को हम आगे जाके रीसेल करते, हमको पैसा मिलता। तेरे कारण हम रीसेल नहीं कर पाए, 50 लाख रुपया का माल था, 6 महीना तक तुम मेरे को अटका के रखा है। अब 6 महीने बाद तुम 50 लाख देगा कि प्लस कुछ इंटरेस्ट देगा? जो कोर्ट बोलेगा इंटरेस्ट देगा, कोर्ट बोलेगा जो, क्योंकि यार यहाँ पे कोई उपाय नहीं है। हम मेरा भी तो अटक गया ना। अगर तुम लोग सोचेगा सिर्फ एज अ बायर के नज़र से तो उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक रिटेलर है तो होलसेलर के लिए हम बायर है, तो वहाँ तुम फंस गए, पैसा नहीं कमा पाएंगे हम, तो हमको इंटरेस्ट भी देगा। क्लियर है? ऑक्शन सेल सबको पता है, बोली लगाना, पब्लिक को बुलाया जाएगा, उनसे बिड्स लिया जाएगा, यानी कि बोली लिया जाएगा। और किसको बिकेगा माल? जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा। ठीक है? बोली लगाने में क्या होता है? तुम लोग कभी अगर एक चैनल है नेशनल ज्योग्राफी करके, कोई देखा है कभी? गलती से कभी कभी टिपते टिपते आया होगा तुम लोग का में। ठीक है? तो डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी शाम को 7 बजे उसमें एक शो आता है। उस शो में बड़ा सा एरिया है, कूड़ादान है। कूड़ादान मतलब कूड़ा नहीं यार, टॉफ़ी का रैपर नहीं, पुराना लोहा पड़ा, जंग पड़ा हुआ सामान, पुराना अनयूज स्क्रैप सामान पड़ा रहता है, और ना वो बट जाता है अलग अलग लॉट में, और हर लॉट का बोली लगता है। ठीक है? तो उस सीरियल में ये दिखाया जाता है कि हम एक बायर गए, उस लॉट का बोली लगाएं, बोली जीते हैं, फिर हम बोली लगाए हैं $10,000 का, लेकिन हमको $17,000 वर्थ मिल गया। तो इस चीज़ को दिखाया जाता है कि किस तरीके से लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो वो लॉट में रहता है और हर लॉट का अलग कॉन्ट्रैक्ट है। आज 10 लॉट पड़ा है, एक लॉट में बोली जीत गए तो क्या बाकी भी मेरा हो जाएगा?
सबका अलग अलग बोली लगेगा क्योंकि ये लॉट में रहता है और हर लॉट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेरा बोली फाइनल कब होता है? हम $10,000 का बोली लगाएं तो वो फाइनल कब होगा? 10,000, 1, 2, 3, फिर जाके जब फॉल ऑफ हैमर होगा तब 3 से पहले भी नया बोली आ गया वो जीत जाएगा। ठीक है, मतलब फिर वही 1, 2, 3 और फॉल ऑफ हैमर होगा। तो फॉल ऑफ हैमर के कारण कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है यहां पे। क्लियर है? अच्छा, तीसरा, राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड। ठीक है, हम लोग आने से पहले बोल सकते हैं ना, मानो हम सेलर हैं, मेरा ही माल बिक रहा है और मेरा कोई फूफा का लड़का है, वो बोल रहा है कि यार मेरे को भी लगवा दो, मेरे को भी खरीदना है, तो वो तो मेरा रिलेटिव है। तुम सोचो, हम चाहे तो उसको बीच में बैठा सकते तुम लोग को बिना बताएं और तुम लोग को बोल सकते कि देख भाई, जैसे हाईएस्ट बोली लगेगा ना, पिनका देना, एक छोटा सा स्माइल मारना, एक हंसी मारना, विकेट वाला, और नया बोली लगाना है। बोली लगाते टाइम क्या होता है ना, हाइप रहता है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, तो वो बंदा इस चक्कर में और हाई बोली लगाएगा और हम बोली को आर्टिफिशियली रेस करवा रहे हैं जो कि गलत है। तो सेलर अपना बंदा बैठा सकता है, वो राइट को रिजर्व करवा सकता है, लेकिन सबको बता देना होगा कि ये जो बंदा ये इनका रिलेटिव है। क्लियर है? ताकि हम फेक बोली ना लगवा पाए। यही बात बोला यहाँ पे, प्रिटेंडेड बिडिंग, ये वॉइडेबल हो जाता है। मानो हम फेक बोली लगवा दिए, तुम खरीद लिया, बाद में पता चला कि अरे ये तो मेरा रिश्तेदार था, तो वो वॉइडेबल है। तेरे को मन है ना, तुम मेरे से डैमेजेस मांग सकती है, तेरे को जो मन तुम लोग वो कर सकता है, वापस करना है वापस कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, मानो सेलर ये बात नहीं बताया और बिडिंग हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। अच्छा, ये वॉइडेबल CUFM होता है ना, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, चारों में से किस में आएगा? फ्रॉड में। वही बात बोला, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो फ्रॉड कहलाएगा। और रिजर्व प्राइस यानी कि बेस प्राइस, जहां से बोली शुरू होता है। ये सारा मेन सिंपल टर्म है। मेन सवाल ये सब 3 पॉइंट से आता है बस, कि प्रिटेंडिंग बिडिंग है तो फ्रॉडुलेंट है, वॉइडेबल है। अगर आपको प्रिटेंडेड बिडिंग कराना है तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको सबको इन्फॉर्म करना होगा इन एडवांस एक्सप्रेसली, यानी कि शब्दों का इस्तेमाल से। ऐसे नहीं कि उसको इशारा से बोल रहे कि वो बंदा मेरा है, नहीं नहीं, शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, एक्सप्रेसली ही अलाउड है। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? और आई थिंक इस क्लास टॉपिक है बस, कि अगर टैक्स लग रहा है तो टैक्स क्या होता है? ऐड या माइनस? ऐड या माइनस? ऐड होता है। तो अगर टैक्सेशन का सिस्टम है कि हम चाहते हैं कि हम सामान बेच रहे हैं, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो तुम दो, तो हम तुमसे तुम्हारा बिल चार्ज कर देंगे, तुम ना दो तो बिल चार्ज नहीं करेंगे। इट इज़ ऑन अस, हम लोग को वो हर कॉन्ट्रैक्ट में अकॉर्डिंगली बात करना होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है सब कुछ? इसी के साथ यूनिट 4 क्या होता है? कंप्लीट होता है। सिंपल सा 7 क्वेश्चन है, सारा तीनों यूनिट का सारा क्वेश्चन हम करवाए ना। मेहनत करके यूनिट 4 खुद से पढ़ो, इसका सेक्शंस को क्वेश्चंस को खुद से करो। ठीक है, यूनिट 4 हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और इसका टेस्ट कब है? मंडे को। ओके।